चलिए, लास्ट में हमने कोशिका विभाजन पढ़ा था। कोशिका विभाजन का एक थोड़ा सा पार्ट रहता है कि जिसमें हम कोशिका विभाजन अर्धसूत्री पढ़ रहे थे। अर्धसूत्री का पहला पार्ट मैंने बता दिया था आपको, मियोसिस का। और मियोसिस का जो पहला पार्ट बताया था वो क्या था? वो था प्रोफेज फर्स्ट, और दूसरा था आपके पास मेटाफेज फर्स्ट, और तीसरा था आपके पास एनाफेज, और ये भी कौन सा? फर्स्ट। और चौथा था आपके पास टेलोफेज, और वो भी कौन सा? फर्स्ट। प्रोफेज कितने पार्ट में होता है ये बता दिया मैंने। कितने में होता है? 5 में होता है, ये याद रखना है, ठीक है। प्रोफेज जो कंप्लीट होती है, दैट फेज कंप्लीट इन 5 स्टेजेस। कौन कौन सी थी? हाँ, लिप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकेटीन, डिप्लोटेन, और एक थी डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो जो आपके पास लिप्टोटेन होती है, दूसरी आपके पास जाइगोटीन होती है, तीसरी आपके पास पैकेटीन होती है, चौथी आपके पास डिप्लोटीन होती है, और 5वां जो पार्ट होता है वो होता है डाइकाइनेसिस। अब इसमें याद क्या रखना है कि गुणसूत्र जो क्रोमेटिन है वो टूटना प्रारंभ हो जाता है कहाँ? यानी पहला पार्ट है, इसमें गुणसूत्र का संघनन होता है, याद रखना, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बी इनिशिएटेड इन विच फेज ऑफ मियोसिस, कि मियोसिस की कौन सी फेज में क्रोमोसोम कंडेंसेशन इनिशिएट होता है, शुरू होता है, तो वो कौन सी होती है? लेप्टोटेन होती है। जाइगोटेन में क्या बनते हैं? बाइवेलेंट्स, युगली बनती है। गुणसूत्रों की युगली कह दें या बाइवेलेंट्स वर्ड आ जाए कि कहाँ बनते हैं, तो ये बाइवेलेंट्स, या जिसे हम कहते हैं युगली, या जिसे हम कहते हैं संयोजक। और संयोजक भी कौन से? द्वि संयोजक वर्ड दिया जाता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं बाइवेलेंट्स। पैकेटीन में क्या बनते हैं? डबल कर दो इससे, बाई का डबल कितना होगा? 4, तो उसे क्या बोलेंगे हम? टेट्रावैलेंट्स। ये जो टेट्रावैलेंट्स क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स से बनते हैं वो आपके पास कौन सी प्रोफेज पार्ट में बनते हैं? तो वो पैकेटीन में बनते हैं। फिर गुणसूत्र आपस में उलझ कर या क्रॉसिंग ओवर करने के बाद, कि गुणसूत्र जो हैं क्रॉसिंग करने के बाद एक्स शेप बनाते हैं, ये क्या कहलाती है? कि प्रोफेज में गुणसूत्र टेट्रावैलेंट के बाद जब आपस में जोड़े बनाती है तो उसमें उलझ कर एक्स की आकृति बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइज़मेटा कहते हैं। ये क्वेश्चन खास है कि काइज़मेटा कौन से कोशिका विभाजन में देखने को मिलता है? तो किस में मिलता है? मियोसिस में देखने को मिलता है। और मियोसिस के कौन सी अवस्था में देखने को मिलता है? तो प्रोफेज। और प्रोफेज के किस पार्ट में देखने को मिलता है? डिप्लोटीन में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है ये याद रखना, इसमें जो काइज़मेटा होता है इनकी संख्या घट जाती है, कि काइज़मेटा नंबर डिक्रीज, कि काइज़मेटा की संख्या कम होना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, केंद्रक झिल्ली समाप्त होना, कि केंद्रक की जो झिल्ली है वो विलुप्त हो जाती है, केंद्रक झिल्ली विलुप्त। और उसके बाद याद रखना केंद्रिका भी क्या हो जाती है? विलुप्त। यानी हम पढ़ते आए हैं पहले भी
कि जब कोशिका विभाजन सेल डिवीजन होता है तो कौन सी स्टेज में आकर आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूसेलस जो है, न्यूक्लियोलस जिसे कहा जाता है, केंद्रिका, ये सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो वो कौन सी स्टेज होती है अपनी? प्रोफेज ही तो होती है। ठीक है। अच्छा, मेटाफेज में क्या काम होता है सब जानते हैं। गुणसूत्र कहाँ पे आ जाते हैं? भूमध्य रेखा पर, यानी एट इक्वेटर लाइन। क्या बनती है आपके पास? मेटाफिक प्लेट या मेटाफेज प्लेट, जो नाम दे, लेकिन आपने तो एक ही याद रखना है शब्द, कौन सा? भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाते हैं। वो आपकी कोशिका विभाजन की अवस्था कौन सी है? तो वो आपके पास कौन सी अवस्था होती है? वो आपकी मेटाफेज होती है। तो मेटाफिक प्लेट भी कहाँ बनती है? इसी में तो बनती है। एनाफेज, एनाफेज में क्या होते हैं? गुणसूत्र टूटकर, गुणसूत्र जो है, क्रोमोसोम्स जो है, गुणसूत्र टूटकर ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ये कौन सी स्टेज में होती है? एनाफेज में। लेकिन एक क्वेश्चन यहां अड़ता है, आपके पास माइटोसिस आ जाए तो इसी में ही क्या है, उनको आकृति मिल जाती है। कौन सी आकृति मिल जाती है? वी या यू की। लेकिन यहां आकृति नहीं मिलती, इसमें आकृति टेलोफेज में मिलती है। याद रखना कि गुणसूत्र को आकृति यहां आकर मिलती है। तो गुणसूत्रों को आकृति प्राप्त होती है कौन सी फेज में आके? टेलोफेज में। और कैसी आकृति? वी। तो वी शेप की जो आकृति मियोसिस में मिलती है, वो कौन सी फेज में मिलती है? तो आपने याद रखना है टेलोफेज। तो टेलोफेज बिलोंग्स टू गिव्स शेप टू द क्रोमोसोम्स बी अल्फाबेटिक लेटर वी। तो वी की जो आकृति है वो मियोसिस के कौन सी फेज में मिलती है? टेलो। ये टेलोफेज फर्स्ट है, याद रखना। टेलोफेज फर्स्ट ही याद रखना है। टेलोफेज सेकंड भी आएगा और सीधा टेलोफेज आ जाए तो आपने क्लिक कौन सा करना है? टेलोफेज फर्स्ट करना है। 3 नाम हो जाएंगे। क्वेश्चन आए कि गुणसूत्रों को आकृति वी अक्षर के समान मियोसिस में प्राप्त होती है कौन सी अवस्था में? तो शब्द लिखे आएंगे टेलोफेज फर्स्ट, टेलोफेज सेकंड और एक सीधा टेलोफेज, और यह आएगा सभी। तो आपने कौन सा क्लिक करना है? टेलोफेज फर्स्ट क्लिक करना है। ठीक है। अब इसके बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? इसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। टेलोफेज फर्स्ट के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस है, इसमें होता क्या है? कोशिका द्रव्य बंटकर कोशिका विभाजन पूरा हो जाता है। तो यहां पर कोशिका द्रव्य विभाजन होकर कि यहां पर आपके पास सेल लिक्विड है जो साइटोप्लाज्म है, उसकी विभाजन होकर कोशिका विभाजन स्तंती कोशिकाओं में चला जाता है, यानी डॉटर सेल्स में चला जाता है। अब आपके पास जो एक कोशिका आई थी और उसकी कौन सी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ है? अभी तक तो पहला ही हुआ है। तो यहां पर कौन सी सेल ली थी आपने जिसका कोशिका विभाजन शुरू हुआ है? तो 2n ली थी। और अब ये कौन से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से जा रहा है? तो हमने पढ़ा है ये विषम रूपी मियोसिस है। विषम रूपी जो मियोसिस होता है, इसमें आपके पास बनने वाली कोशिकाएं कितनी होती है? स्तंती कोशिकाएं। तो आपने कितने गोले लगाने हैं? 2।
अब ये पहली स्टेज पूरी हुई है, और इस 2n से जो मिलने वाली कोशिकाएं आई है वो कौन सी हो जाएगी, n। यानी ये दोनों की दोनों कोशिकाएं कैसी है आपके पास, हैप्लॉइड्स है। यानी अगुणित कोशिकाएं मिली है। अगुणित कोशिकाएं जब मिली है तो गुणसूत्र कितने रह चुके हैं इसमें, अगुणित कोशिकाएं हैं तो गुणसूत्र कितने रह गए पहले से भाई, आधे। तो ये अगुणित कोशिकाएं प्राप्त हुई। यहां अपने एक शब्द लिखना है कि इसमें अब जो गुणसूत्र पूछे जाएं तो गुणसूत्र कितने आपके पास, आधे, पहले से आधे रह जाते हैं। अगर यहाँ 46 है तो इनमें कितने मिलेंगे, 23 मिलेंगे। अब इन कोशिकाओं का आगे फिर से क्या होता है, विभाजन होता है। तो आगे विभाजन होने से पहले एक अवस्था आती है बीच में, और वो अवस्था क्या कहलाती है, उसी को विराम अवस्था कह देते हैं। यानी अर्धसूत्री विभाजन की दो विभाजन प्रोफेजिस के बीच में कौन सी अवस्था आती है, उसे अंतरावस्था ही कहते हैं। अंतरावस्था, अंतरावस्था को इंग्लिश में हम क्या कह देते हैं, इंटरफेज। तो ये क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजनों के बीच कौन सी अवस्था आती है, तो एक अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो चुका है, कौन सा, हेट्रोटाइपिक सेल डिवीजन पूरा हो चुका है मियोसिस प्रोसेस का। इसके बाद कौन सा होता है, होमोटाइपिक होता है। हेट्रोटाइपिक के बाद दूसरा कौन सा होता है, होमोटाइपिक। होमोटाइपिक को क्या कहा जाता है, समसूत्री भी कह सकते हैं, समरूपी। उससे जाने से पहले एक अवस्था पैदा होती है जिसको नाम क्या दिया जाता है, अंतरावस्था। बाकी अंतरावस्था में क्या होते हैं, गुणसूत्र का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, पर यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, सिर्फ माइटोसिस में होता है, इसमें नहीं होता। याद रखना, यही मेन पॉइंट है इसका, जो ट्रिपल स्टार बनता है। यहाँ क्या याद रखना है कि आपके पास गुणसूत्र और ऑब्लिक डीएनए प्रतिकृतिकरण नहीं होता, कि यहाँ पर डीएनए प्रतिकृतिकरण जो है मीन्स अनुलिपिकरण, जिसे हम क्या वर्ड देते हैं, रेप्लिकेशन। कि रेप्ली जो केशन है डीएनए और क्रोमोसोम की, वो नहीं होती इस अवस्था में, लेकिन माइटोसिस में होती है, क्योंकि वो पहली फेज होती है इंटरफेज। उसमें डीएनए का क्या लिया जाता है, रेप्लिकेशन। कौन सी फेज में, एस में, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये इसका ट्रिपल पॉइंट स्टार क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद जो स्टार्ट होती है वो कौन सा मियोसिस स्टार्ट होता है, मियोसिस पार्ट 2। कि मियोसिस पार्ट जो 2 होता है, इसको हम कहते क्या हैं, इसको हम होमोटाइपिक मियोसिस सेल डिवीजन ये कहते हैं। इसको होमोटाइपिक मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। इसको हिंदी में नाम क्या दिया जाता है, इसको समरूपी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ये कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या ले सकते हो कि ये किस जैसा होता है, ये समसूत्री जैसा होता है। याद रखना कि जो हमने पीछे समसूत्री पढ़ा था उस जैसा होता है, तो ये समसूत्री जैसा होता है। समसूत्री जैसा होने का मतलब किस जैसा होता है, माइटोसिस जैसा। तो क्वेश्चन ये बनता है, मियोसिस सेकंड इज इक्वलेंट टू, कि जो मियोसिस सेकंड होती है वो किसकी इक्वलेंट होती है, तो विच इज इक्वलेंट टू विद माइटोसिस, यानी माइटोसिस जैसा है। अब माइटोसिस के कितने पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो आ चुका माइटोसिस के चलते, कौन सा, अंतरावस्था। तो अब बचे कितने, 4। तो इसके पास आगे जो पार्ट होने वाले हैं 4, वो कौन कौन से होंगे। नंबर 1 जिसको नाम देना आपने प्रोफेज सेकंड, कि जो आपके पास मियोसिस सेकंड है उसकी पहली फेज कौन सी होती है, प्रोफेज सेकंड। उसके बाद दूसरी कौन सी होगी, आप जानते ही हो, क्या लिखोगे आप, मेटाफेज सेकंड। और तीसरी कौन सी होगी, एनाफेज सेकंड।
और चौथी कौन सी होगी आपके पास, टेलोफेज सेकंड। बस अब इसमें जो पार्ट या पॉइंट पूछा जाएगा वो बताना है हमने कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। और चौथा याद रखना है टेलोफेज सेकंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसमें आपके पास जब विभाजन हो रहा है तो जो डॉटर सेल पैदा होगी वो कैसी होगी। आपके पास यहां पर मदर सेल कैसी है कि मियोसिस सेकंड में जो मदर सेल आ रही है वो कैसी है, मियोसिस सेकंड की मदर सेल कैसी है, मियोसिस है अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन द्वितीय है उसकी मातृ कोशिका कैसी है, मदर सेल कैसी है। अभी तो लिखा है, सबने लिख रखा है कॉपी में कि पहले जो कोशिका थी शुरू में वो कैसी थी, सेल कैसी थी, डिप्लॉयड थी, 2n थी। उसके बाद कैसी बनी, हैप्लॉइड्स बनी। अब जो कोशिकाएं बची हुई हैं जिनका आगे विभाजन हो रहा है वो कैसी है, हैप्लॉइड ही तो है। हैप्लॉइड का मतलब कितनी हैप्लॉइड थी आपके पास, 2। अब इन दोनों कोशिकाओं का क्या होना है, विभाजन होना है। और वो विभाजन क्या कहलाता है तुम्हारे पास, मियोसिस सेकंड कहलाता है। अब आपने लिखा ये है कि जो आपके पास इनका विभाजन होने जा रहा है वो किस टाइप का है, कि जो सेकंड मियोसिस सेकंड है ये किस टाइप का है, मियोसिस सेकंड किस टाइप का लिखवाया है। अभी बोर्ड पे भी लिखा है, आप लोगों ने कॉपी में भी लिख लिया, तो कैसा नजर आ रहा है, वो लिखा पड़ा है, समरूपी है यानी समसूत्री जैसा है, तो यानी माइटोसिस जैसा है। तो माइटोसिस में डॉटर सेल कैसी बनती है बताना सीखे। माइटोसिस में आपके पास डॉटर सेल पैदा होती है कैसी, इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए, कि उस कोशिका विभाजन में जो आपकी स्तंती कोशिका पैदा होती है वो कैसी होती है और मातृ भी कैसी होती है। जैसी मातृ होती है वैसी स्तंती होती है, चाहे वो डिप्लॉयड हो और चाहे वो क्या हो, हैप्लॉयड हो। अब उसने कहा समरूपी अर्धसूत्री जो है वो कैसा है, समसूत्री जैसा होता है। तो इसका मतलब ये जब टूटेगी तो इससे कोशिका बनेगी। बनेगी कितनी हमें पता है, 2 ही बननी है, क्योंकि समसूत्री में कितनी बनती है, 2 ही। अब एक से जब 2 बनेगी तो होगी कैसी, जैसी होगी। तो ये भी कैसी पैदा होगी, n वाली होगी। n वाली होगी मतलब कैसी होगी, अगुणित से अगुणित ही पैदा होगी। ठीक है, यही पूछा जाता है। अब आपके पास इस कोशिका विभाजन में कुल पहले कितनी कोशिकाएं मिली हुई थी हमें, 2। ये कहां से आई थी आपकी, 2n से आई थी। जब आपके पास यहां पर कैसा हुआ था, हेटेरोटाइपिक, आगे कैसा हुआ है, होमोटाइपिक। तो अब यहां से कितनी मिली पहले, 2 से फाइनल कितनी मिली है तुम्हारे को, 4। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मियोसिस के अंदर सेल डिवीजन कंप्लीट होता है तो जो आपकी डॉटर सेल पैदा होती है वो किस टाइप की होती है। तो आपके पास टाइप कैसे हैं, सबको नजर आ रहे हैं, n वाली। n वाली क्या कहलाती है, हैप्लॉइड सेल्स। और वो है कितनी, नंबर पूछे तो आपने क्या जवाब देना है, 4। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदर टू डॉटर सेल वी प्रोड्यूस, कि मदर टू डॉटर सेल, कि मदर से जो डॉटर सेल पैदा होगी आपके पास, मदर सेल टू डॉटर सेल, कि मदर सेल से जो डॉटर सेल आएगी वो आपके पास कितनी होगी। इन कंप्लीट मियोसिस वर्ड याद रखना है, ऐसे कंप्लीट मियोसिस, कि कंप्लीट मियोसिस में ही पूछा जाता है आप लोगों से। तो कंप्लीट मियोसिस में कितनी डॉटर सेल बननी है, 4। और चारों की चारों कैसी होगी आपके पास, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, अगुणित। और जो आपके पास इनकी मातृ कोशिका होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, द्विगुणित। ठीक है, ये चीजें पूछी जाती है। तो कंप्लीट वर्ड आ जाए तो लगाना है उत्तर 4। अगर हेटेरोटाइपिक वर्ड पूछ ले तो उत्तर क्या लगाना है, 2। ठीक है, यही क्वेश्चन टैगफुल होता है कि इन मियोसिल सेल टाइप बी हेटेरोटाइपिक देन हाउ मेनी डॉटर सेल बी प्रोड्यूस, आंसर कितना आपका, 2।
और अगर क्वेश्चन पूछे कि इन मियोसिस सेल डिवीजन डॉटर सेल बी प्रोड्यूस इन होमोटाइपिक सेल डिवीजन, तो होमोटाइपिक में टोटल कितनी बनती है 4, और कंप्लीट भी पूछे तो भी उत्तर कितना है तुम्हारा 4। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैगफुल क्वेश्चन है, इसे 5 स्टार कर दो। अब आपके पास इसकी विशेषता मैंने पहले ही बता दी कि मियोसिस काम क्या आता है। क्या काम आता है मियोसिस हमारे? भाई मियोसिस सेल डिवीजन है, ये क्या काम आता है पढ़ा हमने, क्या बनता है मियोसिस सेल डिवीजन से? हमारे गोनेड्स में जो रिप्रोडक्टिव गोनेड्स हैं उनमें क्या चीज पैदा होती है? मेल और फीमेल गैमेट्स पैदा होते हैं। कि इस सेल डिवीजन की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है दुनिया बनना, कि दुनिया तभी बनेगी जब क्या होगा, गोनेड्स में स्पर्म और क्या पैदा होंगे, ओवम, और वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाएंगे, जाइगोट, और जाइगोट से क्या चीज पैदा होगी, नया जीव। ठीक है, तो यानी आपके पास इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की महत्वता हमने लिख ली है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, कि अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन है इसकी एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस पूछे तो पहली इंपॉर्टेंस मैं लिखवा चुका हूं, युग्मक का निर्माण होना। एक होता है युग्मक, युग्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैमेट्स, युग्मक का निर्माण होना। और युग्मक का जो निर्माण है, युग्मक का मतलब हमने पहले लिखा है शुक्राणु और क्या बनना, अंडाणु। दो चीजें पैदा होती है, एक शुक्राणु और दूसरी क्या चीज पैदा होती है, अंडाणु, यानी स्पर्म प्लस ओवम। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि अनुवांशिकता को इनहेरिट करना, यानी एक जनरेशन से अनदर जनरेशन की तरफ फ्लो करवाना, यानी अनुवांशिकता को पीढ़ी दर पीढ़ी भेजना। कि जो अनुवांशिकी है, हेरिडिटरी इफेक्ट जो है, अनुवांशिकी गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना। कि एक पीढ़ी से कहाँ जाएगी, दूसरी पीढ़ी में क्या कर रहा होगा, स्थानांतरित। तो इसके लिए जो स्थानांतरित करते हैं, तो अनुवांशिक मटेरियल कौन सा होता है बताना शाबाश, हाँ सिंगे। अनुवांशिक मटेरियल किसे कहा जाता है, यानी हेरिडिटरी मटेरियल किसे कहा जाता है? हाँ हाँ, क्या होता है हेरिडिटरी मटेरियल? आप बताओ महाराजो चार, हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है? डीएनए। डीएनए को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। और दुनिया का जो हेरिडिटरी मटेरियल बनता है उसका प्रिमिटिव हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है? ये भी लिखवा रखा है कि अनुवांशिक पदार्थ के निर्माण में जो प्रारंभिक अनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है। मैंने पहले भी बताया, तुम्हें याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि जिसे प्रिमिटिव हेरिडिटरी मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, और अनुवांशिक पदार्थ की बात आए तो वर्ड क्या है? डीएनए। और अनुवांशिक इकाई क्या होती है? जीन होती है, यानी हेरिडिटरी यूनिट क्या होती है आपकी? जीन। और इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यानी मियोसिस में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या होता है? क्रोमोसोम्स हैव टू बी डिक्रीज, यानी न्यूनकारी कोशिका विभाजन इसी को तो कहते हैं। यानी गुणसूत्र क्या हो जाते हैं इसमें? पहले से कम हो जाते हैं। यानी पहले से कितने देखने को मिलते हैं हमें? आधे। तो यानी इसे तीसरा पार्ट क्या कहा जाता है? गुणसूत्र न्यूनकारी विभाजन। तो इसको हम स्पेशली गुणसूत्र न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। इसी की गुणवत्ता के कारण ही क्या पैदा होता है? इंसान पैदा होता है, जिसमें क्या बनता है? युग्मनज। यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों फर्टिलाइज हो गए, क्या चीज पैदा करते हैं? कि शुक्राणु और अंडाणु स्पर्म प्लस ओवम फर्टिलाइज होने के बाद क्या पैदा होता है? यही तो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो जाइगोट पैदा होता है। जाइगोट को हम नाम क्या देते हैं? युग्मनज। ठीक है, आगे। तो ये कहानी थी तुम्हारे पास कोशिका विभाजन की। अब हमारे पास क्या है? न्यू चैप्टर आता है
जंतु जगत, क्योंकि पादप जगत हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है जंतु जगत की, यानी एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जो है, इसकी शुरुआत किस बंदे ने करी थी, पहले ये बताओ। हु इज द फादर ऑफ एनिमल किंगडम इन द बायोलॉजी? 9वीं कक्षा की किताब हमें अच्छे से दे रखा है, वरना क्या है, यूं ही हमने धूड़ में लठ मारा, इतने साल पढ़ाई नहीं करी। इसीलिए मैंने कहा था तुम 9वीं की एनसीईआरटी और 10वीं की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते रहा करो। नया भी पढ़ना है पैटर्न और पुराना भी पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर कभी नए से जरूरी नहीं है, वो पुराने से भी देता है। ठीक है, तो आपके पास जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम की किस बंदे ने शुरुआत की थी? जिसने बायोलॉजी को साइंस की एक शाखा बनाया था, साइंस के अंदर बायोलॉजी को लेकर आया था। वो कौन था? आपका एरिस्टोटल, जिसे हम क्या कहते हैं, अरस्तु। कि एरिस्टोटल जो है उसको क्या कहा जाता है? जंतु जगत का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ एनिमल किंगडम। तो वो है एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के बाद एरिस्टोटल ने बंटवारा किया था। एरिस्टोटल ने एनिमल किंगडम का जब बंटवारा किया था तो कितने भाग बनाए इस बंदे ने? 2। एक बनाया था इनेमा और एक बनाया था एनेमा। ठीक है, तो एनेमा और दूसरा क्या था? इनेमा। एनेमा क्या चीज है आपके पास, इसका मतलब क्या होता है, और इनेमा का मतलब क्या होता है? ठीक है, एनेमा का मतलब है ऐसे एनिमल्स, यानी दोज एनिमल्स विच हैव अब्सेंस ऑफ रेड ब्लड और आरबीसी, यानी जिनमें लाल रक्त ना पाया जाए, उनको हम क्या कहते हैं? एनेमा। यानी ऐसे जंतु, दोज एनिमल्स, ऐसे जंतु जिनमें लाल, या लाल ही लिख लो, आरबीसी रहने दो, लाल रुधिर का अभाव हो। कि दोज एनिमल्स विच हैव अब्सेंस ऑफ रेड ब्लड। रेड ब्लड की जगह ब्रैकेट लगा के लिख लेना आरबीसी अब्सेंट। इनमें आरबीसी या रेड ब्लड नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल क्या लिखोगे फिर? 2-4 ऐसे बंदे बताओ मुझे जिनमें लाल खून नहीं पाया जाता, जो तुम्हारी नंगी आंखें देखती हो। हाँ, कॉकरोच और कीड़ी दुनिया भर की दिखती है हमें। ठीक है, तो कीड़ियां घूमती देखी है हमने, कीट। ठीक है, खेती में भी बहुत सारे कीट होते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? एनेमा होते हैं। मीन्स इनमें अगर हम पढ़ें तो जैसे हमारे पास क्या आते हैं? स्पंज, पोरीफेरा, उसके बाद क्या आते हैं? सिलेंट्रेटा, उसके बाद क्या आते हैं आपके पास? सिलेंट्रेटा के बाद आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद क्या आते हैं? मोलस्का। इस बंदे ने इनके बारे में ही सबसे ज़्यादा लिखा था। इकाइनोडर्मेटा, ये सारे जंतु कैसे हैं? एनेमा वाले हैं। ठीक है, कीड़ी वगैरह पढ़ते हो तो आर्थ्रोपोडा में आती है। इंसेक्टा, सिलेंट्रेटा में मैंने एक स्पेशल क्वेश्चन तुम्हें लिखवा रखा है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। कौन सा? जो हमने कल ही पढ़ा था, हाइड्रा। ठीक है, इमॉर्टेलिटी, पावर एंड प्रॉपर्टी कंटेन बाय एनिमल विच इज हाइड्रा बिलोंग्स टू विच फाइलम। तो कौन से फाइलम से जुड़ा हुआ है? सिलेंट्रेटा से जुड़ा हुआ है। मोलस्कल तुम नंगी आंख से देखते हो, मंदिरों में काम आता है मोलस्का का कवच। शंख बजाते हैं आप, ठीक है, घोंगा, तो घोंगे से शंख पैदा होता है। वो किसका प्राणी है? मोलस्का। ठीक है, ऐसे ही ऑक्टोपस पढ़ा है तुमने, तो वो भी किसके अंदर आता है? मोलस्का में आता है। ठीक है, इनेमा कौन से होते हैं? कि ऐसे जंतु जिनमें लाल रुधिर की उपस्थिति हो, लाल रुधिर की उपस्थिति हो। कि दोज एनिमल्स विच हैव रेड ब्लड,
या ऐसे लिख दो, रेड ब्लडेड एनिमल्स आर कॉल्ड बी इनेमा, कि जो रेड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इनेमा। एग्जाम्पल बता सिंगे दो चार। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी सब किस में बैठे हैं? इसी में। तो आते किस में है ये? मैमेलियन, स्तनधारी। क्या होते हैं? स्तनधारी, मैमेलियंस है। और बताओ, ये तो मैंने बोल दिया, जिसमें हम भी बैठे हैं। चूहे भी हैं, चमगादड़ भी हैं, हिरण भी हैं, ठीक है, भालू भी है, शेर भी है, चीता भी है, बिल्ली भी है, कुत्ता है, सब स्तनधारियों में बैठे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आधा और बताओ जो रेड ब्लडेड हो। मछली, मत्स्य, और बताओ एक आधा। दीवार पे घूमती हुई नजर आ जाएगी, छिपकली, किस में आती है? रेप्टाइल्स, सरीसृप। और बताओ, सांप, सांप इसी में ही आएगा, आजकल ज्यादा ही देखने को मिलता है चौमासे में, यानी इन दिनों सांप बहुत ज्यादा बाहर आते हैं। ठीक है, और बताओ एक आधा। उड़ते हैं आकाश में पंछी, एवीज, पक्षी। और बताओ, इस चौमासे में सांप जिनके पीछे आता है, किनके पीछे आता है? डेडर। ठीक है, यानी क्या है? मेंढक। मेंढक किसमें आते हैं? एम्फीबियन, यानी वो क्या होते हैं? वो बेचर। तो ये आपके कैसे होते हैं? सारे के सारे रेड ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो रेड ब्लडेड को क्या कहा उन्होंने? इनेमा। और विदाउट रेड ब्लडेड हैं उनको उन्होंने क्या नाम दिया? इनेमा। ठीक है, तो ये बड़े खास हैं, इंपॉर्टेंट है। ये बंटवारा किस भाई साहब ने कर दिया? अरस्तु ने। अब बात आती है कि अरस्तु के बाद क्या है कि जाति शब्द आ गया, क्योंकि आदमियों को तो जातियों में बांट ही रखा है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम तो बंटे में, इनको क्यों छोड़े, इनको और मरवाएं। ठीक है, तो उन्होंने इनकी भी जातियां बना दी। तो इसके बाद एक बंदा आया जिसने क्या है, एक आधुनिक युग पैदा कर दिया। किसमें? जीव विज्ञान में। और उसने किस शब्द से पैदा किया? जाति शब्द से पैदा किया था। तो ये जो जाति शब्द है इसको हम कहते क्या हैं? स्पीसीज। कि जो स्पीसीज वर्ड आया है, ये जो टर्म क्वाइन की है, ये किस बंदे ने करी है? उसी को हम कहते हैं कि उस बंदे ने इस जीव विज्ञान में जान फूंक दी। कौन से युग की? आधुनिक युग की, यानी मॉडर्न इरा की। तो वो बंदा कौन था आपके पास? जॉन रे। इस जॉन रे के बाद फिर स्टार्ट हो जाती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी को स्पेशली टैगिंग की गई थी किससे? मॉडर्न क्लासिफिकेशन से, कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या कहा गया? तो मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसको हिंदी में अगर लिखें तो आधुनिक वर्गीकरण पद्धति। कि आधुनिक जो वर्गीकरण पद्धति है, इसको एक नया नाम दिया गया। वो नाम क्या दिया गया था? पद्धति कह दो या प्रणाली कह दो, दोनों में से एक शब्द लगा सकते हो, क्योंकि सिस्टम के दो शब्द हैं, पद्धति और प्रणाली। तो इसको क्या नाम दिया गया? टैक्सोनॉमी। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम? वर्गीकी। यानी आधुनिक युग में जो जंतुओं को और पौधों को बांटने का काम हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसकी शुरुआत किस बंदे ने करी थी? वो की थी आपके पास कैरोलस लिनियस ने। कि हु गिव्स द टैक्सोनॉमी? तो वो बंदा कौन था आपके पास? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने अपनी एक किताब थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे से क्या इस बंदे ने इसका व्याख्यान किया था। इसके प्रकाशन से ही, यानी इसके पब्लिकेशन से ही ये बात बताई थी कि भाई आपके पास दो जगत हैं, एक जंतु जगत है और एक क्या है? पादप जगत। तो जंतु जगत और पादप जगत में इस बंदे ने क्या है, एक और नई जान फूंक दी। क्या जान फूंकी? द्विनाम पद्धति भी स्टार्ट कर दी। कि जो आपके पास टैक्सोनॉमी है, उस टैक्सोनॉमी में एक और चीज देखने को मिलती है। वो क्या चीज देखने को मिलती है? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या चीज आपके पास? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कि द्विनाम जो पद्धति है
वो आपके पास किससे जुड़ी हुई है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो क्वेश्चन आता है सिंपल कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसकी देन है? यानी द्विपद्धति नामांकरण जो है, द्विनाम पद्धति कह दो या द्वि नामांकरण पद्धति जो है वो किस बंदे की दी हुई है? तो वो किस बंदे की दी हुई है? कैरोलस लीनियस। इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? सिस्टेमा नेचुरे। और इसी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी इस टैक्सोनॉमी का फादर भी यही कहा जाता है। क्वेश्चन आए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो भी आपके पास कौन था? कैरोलस लीनियस। साइंटिफिक नेम द्विनाम पद्धति जो है ये कैसी नोमेनक्लेचर है? विच बी द साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है ये। तो साइंटिफिक जो नोमेनक्लेचर आई वो भी किसने शुरू की थी? कैरोलस लीनियस। तो जैसे हम हमारा ही नाम लें तो हमारा ही नाम क्या है? अगर हम कैरोलस लीनियस के हिसाब से पढ़ें, इस मनुष्य जाति का नाम क्या है कि जो हम इस कैरोलस लीनियस के हिसाब से पढ़े? क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछा जाएगा, हम कौन सी जाति में आते हैं भाई, हम कौन से वैज्ञानिक नाम में आते हैं? तो होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस की देन किस बंदे ने करी थी? कैरोलस लीनियस ने। यानी जो साइंटिफिक नेम लिखा जाता है उसमें दो चीज होती है। पहला जो वर्ड होता है वो क्या होता है? जीनस, याद रखना। और सेकंड वर्ड क्या होती है? स्पीसीज। जीनस को कहते हैं हम वंश और स्पीसीज क्या होती है आपकी? जाति। जब भी द्विनाम पद्धति लिखी जाती है तो उसमें दोनों अक्षर क्या होते हैं? ये क्वेश्चन आएगा। जैसे होमो और सेपियंस वर्ड क्या है? तो होमो आगे लिखा जाता है, सेपियंस कहाँ लिखा जाता है? पीछे। तो आपसे पूछा जाए मनुष्य की जाति क्या है, तो मनुष्य क्या पीते हैं? सैंपियन पीते हैं। तो बस सैंपियन वाला नाम मनुष्य के साथ लग जाएगा। और हम मनुष्य हैं ही, तो क्या बना? हम पीते हैं सेपियंस, तो होमो सेपियंस। तो होमो जो सेपियंस है ये मनुष्य जाति का कौन सा नाम है भाई? साइंटिफिक। तो होमो सेपियंस, होमो सेपियंस ये क्या है? मनुष्य जाति का वैज्ञानिक नाम है। अब बात आई इसमें वंश क्या और जाति क्या है? तो जाति कौन सी होती है? पीछे वाली। ठीक है। इनको लिखने के लिए कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो इटैलिक। याद रखना, जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर आती है वो आपकी किस शब्दावली में लिखी जाती है? तो आपने याद रखना है क्या? इटैलिक। और पहली का जो लेटर है, वंश का जो लेटर है वो कैपिटल, और स्पीसीज का लेटर हमेशा क्या स्टार्ट होता है? स्मॉल। ये भी याद रखना है कि जैसे हम लिखते हैं पहला कोई भी नाम लिखते हैं ज्यादातर अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? कैपिटल। तो वैसे ही याद रखना है जीनस को जब शुरू करेंगे तो किस लेटर से करेंगे? अंग्रेजी भाषा के कैपिटल से। और इसको किससे करेंगे? शॉर्ट से। ठीक है। यानी छोटा और क्या बड़ा अक्षर इस्तेमाल करना है। बड़ा अक्षर इस्तेमाल करोगे, शुरुआत जो पहला अक्षर लिखोगे जीनस का बड़ा, और स्पीसीज का पहला ही लिखोगे वो भी कैसा लिखोगे? छोटा। और तिरछी राइटिंग देनी है, उसे क्या कहते हैं आप? इटैलिक बोल्ड राइटिंग। ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी आपके पास कौन से भाई साहब की? कैरोलस लीनियस की। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि हमारे पास जो जंतु जगत हैं वो आपका कोशिका के संख्या के आधार पर बांटा जाए तो कैसे बांटोगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स जब बांटने लगे तो आपके पास ये जो जंतु जगत है कितने भाग में आ जाएगा? बताओ शाबाश। आपसे पूछा जाए जंतु जगत कोशिका की संख्या के आधार पर कितने प्रकार का होता है? तो दो ही होता है। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। सारे के सारे जंतु है कैसे? यूकैरियोट्स हैं। ठीक है। सारे के सारे जो जंतु हैं वो कैसे हैं आपके पास? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। कि सारे के सारे जो भी हमारे जंतु हैं वो कैसे ऑर्गेनिज्म है? सारे के सारे यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसके भाग में दो हैं। एक आपके पास कैसा है? यूनिसेलुलर,
जब संख्या की बात आए, और एक पार्ट कैसा होगा, मल्टी सेलुलर। अब यह पूछा जाता है कि जो मल्टी सेलुलर वाला पार्ट है इसे आप क्या कहोगे, और यूनिसेलुलर वाला पार्ट है इसे आप क्या कहोगे। तो ये जो चीज होती है ये प्रोटिस्ट होते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं, प्रोटिस्ट। अपन ने पढ़ा भी था प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्ट, और प्रोटिस्ट में कौन सा हिस्सा पढ़ना है, प्रोटोजोअन। याद रखना इसमें जो हम लेंगे वो कौन से लेंगे, प्रोटोजोअन्स, तो प्रोटोजोआ लेंगे इसमें। तो इसमें कौन से लोगे तुम, मेटाजोआ। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, मेटाजोआ। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स बी कॉल्ड एज, कि मल्टी सेलुलर जो एनिमल होंगे यूकैरियोटिक, उनको हम स्पेशली क्या बोलेंगे, मेटाजोअन्स। और जो आपके यूनिसेलुलर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोजोअन्स। तो यानी एक कोशिकीय जंतु धरती पर जो पहले मिलते हैं या सबसे पहले थे, प्रीमिटिव थे, वो कौन से थे आपके, प्रोटोजोआ ही तो थे, हमने पढ़ रखा है प्रोटिस्टा में। और दूसरे नंबर पे कौन से आते हैं आपके पास, मल्टी सेलुलर, वो कौन से हैं आपके पास, मेटाजोअन्स। मेटाजोअन्स, इनको छोड़ के बाकी सारे मेटाजोअन्स हैं। जो आगे जितने भी वर्ग आएंगे, शुरुआत हम कहां से करेंगे, शुरुआत करेंगे हम सिलेंट्रेटा, निडेरिया जिसे कहते हैं, सिलेंट्रेटा, निडेरिया। पोरीफोरा लिख लो साथ में, पोरीफोरा, सपंज, पोरीफोरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, ठीक है, निडेरिया, निडेरिया, प्लेटिजोआ, प्लेटिजोआ कह दो या प्लेटी हेलमिंथीज कह दो। इसके बाद आते हैं एस्केलमिंथीज। एस्केलमिंथीज को क्या कहा जाता है, निमेटोडा। निमेटोडा के बाद क्या आता है अपने पास, एनिलिडा, एनिलिडा। एनिलिडा के बाद क्या आता है अपने पास, मोलस्का। मोलस्का के बाद हम किसको पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद हम किसको पढ़ते हैं, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद कौन सी चीज आ जाती है, कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा, और लास्ट में हम किसको पढ़ते हैं, कॉर्डेटा। तो ये हमारे क्या हैं, वो जंतु हैं, वो यूकैरियोटिक हैं जो किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर। ये सारे के सारे 9वीं क्लास में दे रखे हैं, आज ही जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे पढ़ा रखे हैं 9th क्लास में। पोरीफोरा क्या होता है, सिलेंट्रेटा, निडेरिया जिसमें हाइड्रा का उल्लेख है, जाके पढ़ोगे। जेलीफिश, जेलीफिश नाम तो सुना है, ठीक है, देखी है कभी समंदर में, समंदर में मिलेगी, बाकी लोकल पानियों में जेलीफिश ना मिलती, ठीक है। जेलीफिश का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। तो जेलीफिश आपके पास किस में आती है, सिलेंट्रेटा में। पोरीफोरा में क्या है हमारे पास, कैसे होते हैं, सपंज, ठीक है। और सपंज क्या है, ऐसे ऐसे सपंज पड़े हैं जो नहाने के भी काम आते हैं, ठीक है, जिसमें यूप्लेकटेला नाम का बहुत फेमस पोरीफोरा है। फिर आता है निडेरिया, निडेरिया इसी का ही संघ है। टिनोफोरा भी इसी का ही संघ है। प्लेटीहेलमिंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज में क्या आते हैं, चिपटे कृमि। निमेटोडा, इसमें क्या आते हैं आपके पास, रिंग मोम वाले। एनिलिडा खास है, एनिलिडा में क्या आते हैं, जोंक और केंचुआ, अर्थवॉर्म जिसे कहते हैं, खास है। हिरुडिना जोंक को कहते हैं। मोलस्का में भी बताया था तुम्हें क्या आते हैं, घोंगे वाले प्राणी। आर्थ्रोपोडा में सारे क्या आते हैं, कीट। और इकाइनोडर्मेटा में कौन सी चीज आती है, सी कुकम्बर, सी स्टार, जो स्टार वर्ड लिखे होते हैं, तारा मछली। तारा मछली किस में आती है, इकाइनोडर्मेटा। और कॉर्डेटा में कौन बैठे हैं, हम, ठीक है। मत्स्य वर्ग है, उभयचर वर्ग है, सरीसृप है, पक्षी वर्ग है, और क्या है, मैमेलियंस है, यानी स्तनधारी है, वो किस में पढ़े जाते हैं आपके पास है, कॉर्डेटा। ये जो हमने पढ़ा है ये सिर्फ किसके आधार पे बंटवारा किया है, कोशिका की संख्या के आधार पे। अब बात आती है सतर के आधार पे। सतर अलग चीज होती है, संख्या अलग होती है। संख्या में तो एक ही ऐसा परिवार है जो क्या होता है, एक कोशिका का होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, बहुकोशिकीय हैं। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड टिश्यू। सेल एंड टिश्यू कह दो, या इसे कह सकते हैं सिलोमेट और नॉन सिलोमेट्स, ठीक है। यानी कोशिकीय सतर या क्या हम टिश्यू सतर को पढ़ते हैं, इसमें हमारे पास वो जंतु आते हैं जो क्या होते हैं, सिलोमेट। सिलोमेट क्या होती है, देगुआ, ठीक है। यानी
दे गुहा के आधार पर, ऐसे भी लिख सकते हो। दे गुहा के आधार का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ सिलोमेट। सिलोमेट या सिलोम के आधार पे, हिंदी में नाम सिलोम भी आता है, इंग्लिश वाला नाम हिंदी में भी लिखा जाता है। जैसे हमने वर्ड लिखा है सिलोमेट, इसको यूं लिखा जाता है। सिलोमेट को हिंदी में वैसे क्या कहते हैं? दे गुहा। कि दे गुहा के आधार पे जब बांटे जाते हैं तो कैसे बांटे हम, ठीक है। तो दे गुहा के आधार पर सबसे पहले बिना दे गुहा वाले, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे लिख दो, बिना दे गुहा वाले, दे गुहा वाले कोशिकीय सत्र में बांट देते हैं। ऐसे लिख लो कोशिका सतर, और एक साइड लिख देना उत्तक सतर। ठीक है। तो जो हमारे पास पहले नंबर पे कोशिका सतर वाले आते हैं, कोशिका सतर पे क्या हो सकते हैं? कोशिका सतर पर एक ही वर्ग होता है जो सिर्फ कोशिकाओं तक रहता है, उत्तक नहीं बनाता, वो होता है पोरीफोरा। कि जो पोरीफेरा है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पंज। तो जो स्पंज होते हैं ये आपके पास किस सतर तक रहते हैं? केवल और केवल कोशिकीय सतर तक, सेलुलर लेवल तक, ठीक है। सिलोमेट तो इसमें भी नहीं होती। उत्तक सतर पे कहां से शुरू हो जाते हैं? उत्तक सतर पर आपके बाकी सारे ही हैं। उत्तक सतर पर आपके पास कौन कौन से शुरुआत कहां से होगी? सिलेंड्रेटा से होगी। तो सिलेंड्रेटा, उनको हम यूं बांट देंगे, बिना दे गुहा का ये भी है, ऐसे आएंगे विदाउट सिलोमेट, बिना दे गुहा, इसमें लिख लेते हैं बिना दे गुहा। बिना दे गुहा का मतलब होता है विदाउट सिलोमेट, यानी सिलोमेट अब्सेंट होती है, विदाउट सिलोमेट, बिना दे गुहा। या बिना दे गुहा के जो जंतु होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो है आपके पास, एक तो है अपना भाई साहब सिलेंड्रेटा, दूसरा कौन सा है? टिनोफोरा, फिर कौन सा है? प्लेटी हेलमिंथीज, कि जो प्लेटी हेलमिंथीज है ये आपके पास किस नाम से जाना जाता है? प्लेटीजोआ। और बाकी दूसरे नंबर पे आते हैं जिनकी दे गुहा नहीं है पर झूठी होती है। झूठी को यहां पर एक ऐसा अंग जो होता नहीं है फिर भी हम कह दें होता है, इसे क्या बोलोगे? भी धक्के से बनाना। तो साइंस की भाषा में कोई भी चीज नहीं होती और उसे धक्के से बना दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? कूट। कूट को इंग्लिश में बोलते हैं, यानी धक्के से बनाना मतलब कूट के बनाना। अपनी देसी भाषा में कोई मानता नहीं है तो कैसे मना लें आप? बोले कूट के मना लेंगे, ठीक है। तो वो कूट शब्द लगता है, कूट दे गुहा, कूट दे गुहा। कूट दे गुहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शूडो सिलोमेट। कि जो शूडो सिलोमेट होते हैं वो एक ही होते हैं, और यही क्वेश्चन इसीलिए एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि विच आर द शूडो सिलोमेट। तो शूडो सिलोमेट क्या होते हैं? कि जो बंदा नहीं मानता, उसमें नया शब्द होगा तो निमेटोडा। कि जो निमेटोडा होते हैं ये आपके पास कैसे होते हैं? तो निमेटोडा आपके कैसे होते हैं? शूडो सिलोमेट होते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विच आर द शूडो सिलोमेट, यानी कूट दे गुहा वाले या बिना दे गुहा वाले जंतु संघ कौन सा होता है? तो वो एक ही है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? एस्केलमिंथीज होता है, याद रखना। इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है एस्केलमिंथीज। एस्केलमिंथीज किन्हें कहा जाता है? निमेटोडा को कहा जाता है। ये निमेटोडा अब धान या बाकी जो खेती है उसमें क्या करता है? बीमारी पैदा करता है। इसके लिए दवा छिड़कते हैं ना खेत में निमेटोडा की। उसके बाद तीसरा आता है दे गुहादारी।
जिनमें दे गुआ होती है, दे गुआधारी यानी कैविटी फाउंड इन द बॉडीज, यानी जिनमें सिलोमेट होती है, ये सिलोमेट्स होते हैं। बाकी जितने बच गए वो सारे के सारे क्या हैं, सिलोमेट्स ही तो हैं। सिलोमेट्स में खास तौर पर कौन कौन से जंतु आ जाएंगे, बताओ नाम। अब सिलोमेट्स में कौन कौन से आ जाएंगे में जिनमें देगुआ पाई जाती है। अब जो बाकी बच गए वो सिलोमेट्स ही होंगे। निमेटोडा का बाद कौन सा बंदा आया था, मोलस्का। फिर क्या आया, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद क्या आएगा, इकाइनोडर्मेटा। एक आएगा एनिलिडा, और एक साथी कौन सा बैठा है आपके पास, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या है, जो जितने भी वर्ग है बैठे कौन कौन से, एक आएगा मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, और क्या आएंगे, स्तनधारी। वो सारे के सारे किसमें होते हैं, दे गुहाधारी। तो शुरुआत कहाँ से होगी, एनिलिडा, एनिलिडन्स, एनिलिडा के बंदे आ गए। दूसरे मोलस्कल आ जाएंगे, मोलस्का। तीसरे आर्थ्रोपोडियन, आर्थ्रोपोडा। चौथा एकाइनोडर्मेटा, और उसके बाद क्या है, कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा प्योर वर्टिब्रेट्स लिखे जाते हैं। तो कॉर्डेटा आगे, एकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और क्या है, एनिलिडा। ये सारे जंतु कैसे होते हैं, सिलोमेट्स कहा जाता है। सिलोमेट का मतलब है देयर बॉडीज हैव द कैविटीज बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। तो गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में एक खाली खोखली क्या गुहा पाई जाती है, नली पाई जाती है। तो उन्हें क्या नाम दिया जाता है, सिलोमेट्स कहा जाता है। ये क्या होते हैं, जूठे होते हैं, इनमें होती नहीं है, हम क्या देते हैं, होती है। इसलिए इनका वर्ड क्या लिखा जाता है, सूडो सिलोमेट। ठीक है, या कूट दे गुआधारी। और पहले कौन से होते हैं, बिना दे गुआ। तो ये भी बिना वाले होते हैं और ये भी क्या होते हैं, बिना वाले ही होते हैं, क्योंकि इनमें तो उत्तक होते ही नहीं, तो गुआ बनेगी कहां से। इनमें सिर्फ क्या होते हैं, कोशिकीय सतर होता है, उत्तक नहीं होते। उत्तक सतर वाले कितने बंदे होते हैं, 3। एक होते हैं बिना दे गुआ वाले, फिर क्या होते हैं, कूट दे गुआ वाले, और एक क्या होते हैं, दे गुआधारी। यानी क्या होते हैं आपके पास, विदाउट सिलोमेट या नॉन सिलोमेट, या क्या होते हैं, सूडो, और या क्या होते हैं, सिलोमेट। और क्वेश्चन यहीं पूछा जाए तो वो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है कि सूडो सिलोमेट्स कौन होते हैं। तो सूडो सिलोमेट्स कौन से होते हैं, नेमेटोडा। अब जो बंटवारा हम आगे करेंगे वो किसके चलते करेंगे, एक थीसिस लगता है कि जंतु वर्ग का जो बंटवारा है हम इन सिलोमेट के अलावा जब आगे चल के करते हैं तो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट भी करते हैं, कॉर्डेटा और क्या करते हैं, नॉन कॉर्डेटा भी करते हैं, या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, ऑल स्पीसीज करते हैं, और एक होता है टेम्परेचर बेसिस। तो टेम्परेचर बेसिस अगर हम बंटवारा करेंगे तो कितने टाइप के होते हैं, जंतु तापमान के आधार पर कितने प्रकार से बांटे जाते हैं। सांप लू में दिखाई नहीं दिए तुम्हें, बारिश शुरू हुई तो आगे डड्डू लू में दिखाई नहीं दिए, बारिश आई तो डड्डू भी आ लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसीलिए वो एग्जामिनर तुमसे पूछना चाहता है कि भाई मेंढक कैसे जंतु हैं। ऐसे ही पूछता है सांप, छिपकली कैसे जंतु हैं, गिरगिट, गोयरा, गो, वीराना जिसे कहते हैं, कैसे जंतु हैं। ठीक है, तो ये इसी के टैगिंग होती है, इसी में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये क्या है, तो अब मेंढक क्यों आए, कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो मेंढक खत्म, बंद, टाटा बाय बाय कर जाते हैं। ठीक है, लू चलेगी तो भी टाटा बाय बाय रहती है। जैसे ही बरसात आती है, साउंड का महीना आता है, चारों तरफ आपको एक ही साउंड मिलती है, टर टर। ठीक है, कोई कहता है डड्डू बोल रहा है, कोई कहता है पाड़ बोल रही है। ठीक है, तो ये कब होते हैं, ये बारिश के मौसम में। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये फिनोमिना तापमान के साथ जुड़ा हुआ है। हम कहीं नहीं छुपते, ठीक है, हमारे पशु कहीं नहीं छुपते। ठीक है, जो दूसरे जानवर हैं कई बार जो नंगी आंखों से तुम 24 घंटे देखते हो, पक्षी हो गए, वो कहीं नहीं छुपते, लेकिन ये छुप जाते हैं। तो इनका कारण है कि कुछ जंतु होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी मौसम के हिसाब से उनका तापमान के हिसाब से क्या शरीर बदलता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जैसे ही तापमान बदलता है तो अपने शरीर को ढकने या छुपाने के लिए क्या कहीं ना कहीं चले जाते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं अनियत तापी, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्मल कहते हैं। एक्टोडर्मल वो होते हैं जो अपने आप में कैसे कहलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिसमें क्या आते हैं, नंबर 1 आती है मछली, नंबर 2 आते हैं डड्डू मेंढक ये, और नंबर 3 क्या आते हैं, सांपड़ा वर्ग। तो मछली वाला क्या है, फिशिस, मत्स्य वर्ग कहते हैं,
और दूसरा डड्डू वाला क्या होता है, एम्फीबियन, उभयचर कहते हैं। और सांप वाला क्या होता है, रेप्टाइल्स, जिन्हें हम सरीसृप कहते हैं। फिर बात आ गई हमारे ऊपर, हम गए नहीं जाते, एडजस्ट हो जाते हैं। हम कैसे हुए, नियत तापी, यानी हम कैसे हैं, वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का मतलब है कि हमारा तापमान क्या है, उतने का उतना रहता है। हमारी बॉडी का फिक्स टेम्परेचर कितना होता है, तुम चारों बताओ। 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, 6ठी में भी पढ़ाया जाता है जब तापमान पढ़ते हैं, ठीक है, मौसम के बारे में। हाँ कितना, 95। तुम बताओ कितना होता है हमारी बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर। और की नहीं पूछ रहा मैं, अपनी पूछ रहा हूँ, ठीक है। एग्जामिनर तो यूं पूछेगा कि मनुष्य शरीर का उचित ताप डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में क्या होता है। आप फंस गए, खुद का ही तापमान हमें पता नहीं होगा तो क्या हम एग्जाम क्रैक करेंगे भाई वहां पे। भाई बंदे का खुद का ही तापमान पूछ रहा है और किसी का तो पूछ नहीं रहा कि मनुष्य शरीर का उचित तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और कैसा 37 डिग्री सेल्सियस, लगभग, ये और याद रखना, पूरा नहीं, कितना होता है, लगभग में लिखा जाता है। और लगभग जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है वो डिग्री फारेनहाइट में कितना होता है, 97, वो 98.4। और एक्यूरेट 37 डिग्री सेल्सियस दे दे, कह दे कि मनुष्य के शरीर का उचित ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, तो कितने डिग्री फारेनहाइट होगा। 2 शब्द इसीलिए तो समझाए जाते हैं, एक लगभग आता है और एक पूरा ही लिखा आता है। होता हमारा पूरा ही 37 है, थोड़ा सा कम होता है, तो वो लगभग जब दे देता है तो तुम उत्तर याद रखोगे 98.4 डिग्री फारेनहाइट। और अगर उसने कह दिया पूरा 37 तो उत्तर याद रखना 98.6 डिग्री फारेनहाइट। इसीलिए हम फंसते हैं। ऊपर क्वेश्चन आएगा कि मानव शरीर का उचित ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बताइए फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो फारेनहाइट पे कितना याद रखना है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। ये लो आज के लिए इतना ही।